हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज शुरू करने वाले हम केमिकल काइनेटिक्स के कारवां को, और आज हम उसकी एक्सरसाइज को वारा न्यारा करेंगे। और ये जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज है, इसे हम दो पार्ट में निपटा देंगे। तो आज है पहला पार्ट। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। और ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है। आई होप आपको पता होगा, इसे हम कहते हैं रेट लॉ। द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स इफ। तो आप अगर देखें इसे ध्यान से, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है। मतलब ए की पावर भी 1 है और बी की पावर भी 1 है। मेरे भाई, अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 2। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? आ रहा है समझ में? मतलब अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो तो रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा? 4 टाइम। समझ में आया? जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल्ड। कब द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन डबल्स, मतलब ये जो रेट है इसे हमको डबल करना है। तो ये कब डबल होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल। तो देखिए, अगर आप इसे ए को भी डबल कर देंगे, बी को भी डबल कर देंगे, दोनों की पावर 1 1, कितना हो जाएगा? 4 टाइम। रेट 4 टाइम बढ़ जाएगा। ए इज डबल्ड एंड बी इज केप्ट कांस्टेंट। तो देखिए, ए को अगर डबल करोगे और बी को कांस्टेंट रखोगे तो रेट कितने टाइम बढ़ेगा? सिर्फ, जी हाँ, 2 टाइम। तो यही आपका आंसर है। बी इज डबल्ड एंड ए इज हाफ्ड। अगर यहीं पे होता ए इज केप्ट कांस्टेंट, तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता था। और चौथा देखिए, ए इज केप्ट कांस्टेंट एंड बी इज हाफ्ड। नहीं, ए को कांस्टेंट रख के बी को डबल करना चाहिए था। तो ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला दूंगा रेट कांस्टेंट की यूनिट का। ओके, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल रेस टू 1 माइनस एन लीटर रेस टू n माइनस 1 टाइम इनवर्स। यहाँ पे क्या ले लेंगे? जी हाँ, टाइम इनवर्स, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको सेकेंड्स मिलेगी। ये n क्या है? n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर। n का मतलब क्या है? ऑर्डर। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो dm क्यूब है, ये dm क्यूब मतलब होता है लीटर। तो आप इसे dm रेस टू -3 को लीटर रेस टू -1 भी लिख सकते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मोल का पावर कितना है? 1। तो 1 माइनस एन। देखिए यहाँ पे मोल का पावर कितना है? 1। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1? समझ में आ रहा है? तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 0। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? जी हाँ, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और ऐसा ही नहीं बल्कि आप लीटर का पावर भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लीटर रेस टू एन माइनस 1 और यहाँ पे लीटर रेस टू क्या है? -1। एन माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो n इज इक्वल टू -1 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। आप इसे जरूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में भी मस्त मस्त कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे फॉर्मूले और ट्रिक देने वाला हूं आपको, ताकि वो सीईटी में भी आपको हेल्प करे। चलिए, रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन N2O5, 2N2O5 गैस गिव्स 2N2O4 प्लस O2 इज, ये s को भूल जाइए, क्या है? 4.98 इंटू 10⁻⁻⁴। ये पावर में है। 4.98 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, देखिए यहाँ पे देखिए, सिर्फ सेकेंड आया है, ना तो मोल आया ना तो लीटर आया, सिर्फ सेकेंड इनवर्स आया। मतलब मोल रेस टू 1 माइनस एन, लीटर रेस टू n माइनस 1। 1 माइनस एन भी 0 है और n माइनस 1 भी 0 है। मतलब n इज इक्वल टू क्या है? 1। मतलब रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। ये देखिए, तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? टाइम इनवर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% completion of certain first order reaction is t। 90% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए टी टाइम लग रहा है। अब इसमें कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये 90% रिएक्शन कंप्लीशन मतलब क्या? अगर 100% अमाउंट था तो 90 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है और बचा कितना है 10%। ठीक उसी तरह से 99.9% मतलब क्या? 99.9% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है और सिर्फ 0.1% रिएक्टेंट बचा हुआ है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या बोला गया है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन विल बी। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी किसके लिखा मैंने? 90% के लिए लिखा। और यहाँ पे लॉग ऑफ, पता है ना आपको, ए नॉट लिखते हैं। तो इनिशियल अपना हो गया 100 और बचा हुआ कितना होगा 10। इसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो ये क्या आ गया 2.303 अपॉन टी 90% लॉग ऑफ, और हम सब जानते हैं log ऑफ 10 कितना होता है 1। तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया। देखिए यहाँ पे ये पहला एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 99.9 लॉग ऑफ 100 अपॉन 0.01। ठीक है सर 0.01 क्यों लिखा आपने? 0.1 लिखना चाहिए। जी बच्चों लिख देता हूँ मैं। ओ ओ ओ ओ ये तो पूरा चला गया, कोई बात नहीं। मैं जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला है वो लिख देता हूँ। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया था हमें 2.303 अपॉन टी 90%। और दूसरा क्या था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 99.9 लॉग ऑफ 100 अपॉन 0.1। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2.303 टी 99.9 log of 1000। तो दैट इज नथिंग बट 10 टू द पावर 3। 3 आगे आ जाएगा तो इट विल बिकम 3 इंटू 2.303 अपॉन टी 99.9। ये किसका वैल्यू है? के का। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए आप। समझ में आया? मैं इसे मान लेता हूं एक्सप्रेशन 1। ठीक है, और इसे मान लेता हूं एक्सप्रेशन 2। 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो के डिवाइड होके लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया ये। फिर 2.303 डिवाइड बाय व्हाट टी 90%। अब इसका टी 99 किधर आ जाएगा ऊपर, तो टी 99.9 अपॉन 3 इंटू 2.303 कैंसल कैंसल। ठीक है, ये 3 और टी 90% को आप लेफ्ट में ले लीजिए और राइट में कौन बचा टी 99.9%। ये देखिए आंसर कितना आ गया बच्चों 3t। बहुत सारे लोग इसे डायरेक्टली ही बता देते हैं, थोड़ा समय जाएगा लेकिन आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था एक्सप्लेनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ ln ऑफ 80 वर्सेस t फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। चलिए ये ln ऑफ 80 मतलब क्या होता है? log टू द बेस e ऑफ t। चलिए मैं इसे लिख देता हूं ln ऑफ 80 माइनस ln ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी होता है बच्चों। तो इसे थोड़ा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो ln ऑफ ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ऑफ ए नॉट। तो ये क्या हो गया बच्चों? दूसरा कलर ले लेते हैं। ये हो गया y, ये हो गया एम एक्स, एक्स क्या है इसमें ई है, और ये क्या है। तो उसने अपने को क्या पूछा है? उसने अपने को क्या पूछा? उसने अपने को स्लोप पूछा है, एम पूछा है। तो एम किसके बराबर है? माइनस के। आप देख सकते हो तो आंसर क्या आ जाएगा? पहला वाला। इज दैट क्लियर? यहाँ पे देख सकते। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। बच्चों आपको वीडियो को शेयर करना है ताकि बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा पाएं और ये महंगा वाला एक्सप्लेनेशन सुन पाए। जी हाँ, ये महंगा वाला एक्सप्लेनेशन है। इसमें सिर्फ आंसर नहीं बताया जाता है, बाकायदे एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है।
देखिए, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 0.8 टू 0.2 इज 12 आवर। तो चलिए, क्या आपको मैं इसका मेंटोस जिंदगी बताऊं? मेंटोस जिंदगी से आंसर बताते हैं, फिर आपके स्टेट बोर्ड का आंसर बताएंगे, ठीक है? जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसमें इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम में कंज्यूम होता है। देखिए कैसे, ये पहले 0.8 से कितना हुआ होगा 0.4, फिर 0.4 से कितना हुआ होगा 0.2, तो इसमें एक टी हाफ लगा और इसमें एक टी हाफ लगा, तो दो टी हाफ की वैल्यू कितनी है? जी हाँ 12 आर। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी होगी? जी हाँ 6 आर। आंसर आ गया, इजी टीजी। देखिए यहाँ पे आंसर है 6 आर, बट ये तो मेंटोस जिंदगी है ना, आपको तो स्टेट बोर्ड के मेथड से जाना है, ठीक है? तो देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, क्या? के का, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना है इनिशियल 0.8, बाद में कितना हो गया 0.4, और यहाँ पे क्या दिया गया है? हाफ लाइफ। व्हाट इज दी हाफ लाइफ? हाफ लाइफ पूछा गया है और ये टी टाइम दिया गया है 12 आवर। तो चलिए इसे भी थोड़ा चेंज करते हैं, तो ये टी के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों 12 लिख दूंगा। अब के जगह पे उसका फॉर्मूला 0.693 अपॉन क्या लिख देंगे? जी हाँ टी हाफ, दैट इज इक्वल टू व्हाट 2.303 अपॉन 12 इंटू लॉग ऑफ, ये 2 आ जाएगा। जी हाँ 0.8 अपॉन 0.4 को आप से भी लिख सकते हो 8 डिवाइड बाय दैट इज 2, और log 2 आप सब जानते हो कितना होता है? जी हाँ ये 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पे टी हाफ है, ठीक है? अब ये देखिए मैं 0.693 लिख देता हूँ। हमें किसकी ज़रूरत है? टी हाफ की, तो टी हाफ को राइट में ले लेता हूँ, तो 0.693 इंटू 12 डिवाइड बाय 2.303 इंटू 0.3010 इज इक्वल टू टी हाफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये है 2.303 0.693 अपॉन टी हाफ, ये 0.693 क्या है? के की वैल्यू है, हाफ लाइफ, और ये क्या है 2.303 अपॉन इस 12 आर, और ये टाइम दिया था तो टाइम के जगह पे मैंने कितना रख दिया 12। अब इस 12 को इधर ले लूंगा और टी हाफ को उधर, एंड लॉग 2.303 ऊपर था जो नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब ये देखिए 0.693 के नीचे पूरा क्या आ गया? ये 12 इधर चला गया और पूरा 2.303 इंटू 0.3010 आ गया सबको समझ में? ये सब कट कुट करके आप करोगे तो आपको 12 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 डिवाइड बाय, ठीक है, और इससे आपको आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें डाउट जैसी चीज़ें हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं एक बार ज़रूर आपको करके बताऊंगा वापस। व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 0.8 मोलर टू, ये तो फटाफट लिखेंगे के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना है ये टी, टी टाइम कितना है 12 आवर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों का, ये 12 आ गया, और यहाँ पे log ऑफ व्हाट 0.8 अपॉन 0.2, दैट इज, जी हाँ मिस्टेक पकड़ में आ गई बच्चों, यहाँ पे 0.8 अपॉन 0.2 था और मैंने शायद 0.4 लिखा था, तो यहाँ पे log ऑफ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, आ गया। जी हाँ बच्चों गलत नहीं बताएंगे, मुझे डाउट आ रहा था तो मैंने बोला कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इसीलिए मैंने आपको वापस बता दिया। अब ये ए का वैल्यू लिख देते हैं 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट 2.303 अपॉन 12 इंटू लॉग ऑफ 4। जी अभी लॉग ऑफ 4 को कैसे लिख सकते हैं? लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा
2.303 इंटू 2 log ऑफ 2 अपॉन 12 एंड log ऑफ 2 कितना होता है 0.3010 और यहाँ पे 0.693 अपॉन ई हाफ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 2 से ये 12 कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और ये 2.303 और 0.3010 का मल्टीपल होता है 0.693 तो ये 0.693 अपॉन टी हाफ और यहाँ पे भी कितना 0.693 अपॉन 6 ये कैंसल। समझ में आया 6 इधर टी हाफ उधर तो 6 इज इक्वल टू टी हाफ। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा आपका समय लिया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट क्या है समय लग जाएगा लेकिन गलत नहीं बताना है। ठीक है, आगे देखिए। द रिएक्शन 3ClO minus gives ClO3 minus plus 2Cl minus occurs in 2 स्टेप। ये इसका पहला स्टेप है और ये इसका दूसरा स्टेप है। तो पूछा क्या है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो अब यहीं पे मैं आपको इसका ट्रिक देता हूँ। क्या दे दूंगा ट्रिक, याद रखना ये हमेशा फर्स्ट रिएक्शन के जिसमें ये बनता है फर्स्ट रिएक्शन के राइट में होता है। इधर होता है राइट में और नेक्स्ट रिएक्शन में उसके जस्ट बाद वाले स्टेप में नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव स्टेप में ये लेफ्ट साइड में होता है। रिएक्शन के किधर होता है ये रिएक्शन के लेफ्ट में होता है। समझ में आया। तो यहाँ पे तो भैया दो ही रिएक्शन है तो यहाँ पे राइट में कौन दिख रहा है ClO2 माइनस, यहाँ पे भी ClO2 माइनस। ठोको जल्दी ताली। यस ClO2 माइनस इज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। ट्रिक ध्यान रखना। द एलिमेंटरी रिएक्शन ऑफ O3 विथ नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स 2O2। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में ये एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो एलिमेंटरी रिएक्शन होता है वो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होता है। तो एलिमेंटरी रिएक्शन को आप हमेशा याद रखना, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर बोला है। तो देखिए मॉलिक्युलैरिटी क्या है, सिंपल कोएफिशिएंट का सम। तो O3 का कोएफिशिएंट 1, नेसेंट ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट 1, तो ये क्या हो गया 2। तो ये हो गई आपकी मॉलिक्युलैरिटी। दिस इज योर मॉलिक्युलैरिटी। और ऑर्डर क्या होगा, सिंपल कोएफिशिएंट को आप पावर में रख दो। क्यों बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट रहते हैं वो डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन के पावर में लिख देते हैं। किस में, रेट लॉ में। तो इसका आप रेट लॉ कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू K इंटू O3 रेज टू 1 एंड देन नेसेंट ऑक्सीजन रेज टू 1। तो ये 1 1 कितना हो गया 2। तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी भी 2 होगी और ऑर्डर भी 2 ही होगा। समझ में आया। नेक्स्ट, rate law for the reaction 2NO plus Cl2 gives 2NOCl। rate law for the reaction 2NO plus Cl2 gives 2NOCl और rate law भी दे दिया है जिसमें आप NO2 का पावर 2 देख सकते हैं। जी हाँ, और Cl2 का पावर कितना है 1। ये इसमें पूछा गया है 10 ऑफ K वुड इंक्रीज विथ K किसके साथ बढ़ेगा। और हम सब जानते हैं बच्चों K को तो वरदान है उसके माता पिता का, वो बदलता है तो सिर्फ किसके साथ, जी हाँ टेम्परेचर के साथ। तो K चेंजेस ओनली विथ टेम्परेचर। याद रखना जब भी रेट कांस्टेंट जो होगा, रेट कांस्टेंट ये बदलेगा तो सिर्फ किसके साथ, यस ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। अब आगे देखते हैं। an endothermic reaction X gives Y if activation energy for forward is the energy of forward reaction and ER that for the reverse reaction, which of the following is correct। चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो मैं आपको एक चित्र के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है, ये ऐसे। So this is energy of what reactant and this is energy of what product। सर आपने प्रोडक्ट की ज्यादा एनर्जी क्यों बनाई सर, सर रिएक्टेंट की एनर्जी कम क्यों है। तो देखो ना बेटा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये जो स्टेट है इसे हम TS कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज द एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज द एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है,
फॉरवर्ड को देख रहे हो, टीएस पे जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, जी हाँ फॉरवर्ड कितनी ज़्यादा है, और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड कितनी छोटी सी है। सिंपल सिंपल आपके सामने चित्र है, सब धरा का धरा रह गया, चित्र ही आंसर दे दे रहा है कि फॉरवर्ड जो है वो बैकवर्ड से ज़्यादा है या फिर रिवर्स से ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका आंसर। आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्या लिखा गया है? फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आया सबको समझ में? N2 प्लस 3H2 ने क्या दे दिया है? 2NH3 दे दिया है। व्हाट इज द रिलेशनशिप अमॉन्ग डी बाई डी टी ऑफ N2, डी बाई डी टी ऑफ H2 एंड डी बाई डी टी ऑफ क्या NH3। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। ये देखिए रिलेशनशिप क्या है, आप सबको पता है। जो N2 और H2 है मेरे बच्चों, N2 और H2 ये रिएक्टेंट है, तो इनके आगे क्या आएगा? माइनस। ये देख रहे हो माइनस, और इसका कोएफिशिएंट नीचे 1 आएगा। ये देखिए H2 के आगे भी क्या आया? माइनस, और उसका कोएफिशिएंट क्या है? 3। देखिए वो भी नीचे आया। बट ये जो अमोनिया है ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए हमेशा कौन सा साइन आता है? प्लस। वो दिखाने की जरूरत भी नहीं है, और कोएफिशिएंट नीचे। आया समझ में? ये इनके बीच का रिलेशन है। यहीं पे मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, जो मैंने आपको इसके थियरी के प्रिपरेशन के टाइम पे भी बोला था कि जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है, आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन। ठीक है, आगे देखो, देखो देखो बाबा, इसको देखो जल्दी देखो, क्या है ये क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन CH3Br aqueous OH minus CH3OH and Br, the rate law is K into CH3Br into OH minus. How does the rate changes if OH minus is decreased by concentration of 5? तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो OH का जो ऑर्डर है वो 1 है। मतलब अगर आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 1 से बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, ट्रिपल करेंगे रेट ट्रिपल हो जाएगा। आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करेंगे, रेट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना क्या लिखा गया है, डिक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ व्हाट? 5। तो सिंपल सी बात है, रेट भी 5 के फैक्टर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख गया है रेट विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 5। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। वही सेम रिएक्शन है, वही वापस रेट लॉ है। व्हाट इज द चेंज इन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल? तो देखिए इसका भी फर्स्ट ऑर्डर, इसका भी, तो इसका डबल कर दिया, इसका भी डबल कर दिया, तो कितने टाइम रेट बढ़ जाएगा? 4 टाइम। जी हाँ, अभी इसी को, ये तो मैंने ट्रिकी वे में बताया, अब इसी को करने का एक स्टेट बोर्ड वाला कौन सा मेथड है वह यहीं पे मैं लिखता हूँ। तो देखिए पहले आप इसके लिए ऐसे लिखिए, R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br को आप x मान लीजिए, और OH माइनस को क्या मान लीजिए? y। रेस टू 1। अब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दीजिए, तो R इज इक्वल टू के इंटू 2x इंटू वाई रेस टू 1। इज दैट क्लियर? आया ना? ऐसे अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ऑब्वियसली आप चाहते हैं यहाँ पे तो ये रेट का भी कोई कोएफिशिएंट ले लीजिए, मान लीजिए मैंने z ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा? z इज इक्वल टू के कैंसिल, x एक कैंसिल, और y भी कैंसिल। तो अगर आप देखोगे तो z इज इक्वल टू के 2x इंटू 2y अपॉन के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इंटू वाई, एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, के कैंसिल, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी 4। z इज इक्वल टू 4, मतलब ये जो रेट है ये 4 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करना। ठीक है, आगे देखिए, what is the relationship between coefficient of reactant in a balance equation for an overall reaction and exponent in the rate law?
इन व्हाट केसेस द कोएफिशिएंट आर द एक्सपोनेंट। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए प्लस बी बी इज गिविंग व्हाट, सी प्लस डी डी। मान लीजिए इसका मैं रेट लॉ ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका रेट लॉ आर इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स इंटू बी रेस टू वाई लिखूंगा मैं। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये जो एक्स एंड वाई है वो इस ए और बी के बराबर नहीं होगा। समझ में आया। और एक ऐसा सा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, एक्स और वाई ए और बी के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर मैं इसी को मान लूँ ये एलिमेंटरी रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, इफ इट इज एन एलिमेंटरी रिएक्शन, तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू एक्स इंटू बी रेस टू वाई। आई होप आपको समझ में आ गया। ओ ये एक्स वाई को हटाना पड़ेगा। ओ पूरा ही हट गया, कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूँ। आर इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू ए हो जाएगा और बी रेस टू क्या हो जाएगा, बी, मतलब कोएफिशिएंट के बराबर आ जाएगा। कब? जब ये कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमेंटरी। कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमेंटरी। हमारा जो रिएक्शन था वो कुछ इस तरह से। आई होप आपको समझ में आ गया। ये देख रहे हैं कोएफिशिएंट डायरेक्ट किधर आ गए, पावर में, पावर में। कब? जब ये एलिमेंटरी रिएक्शन होगा। तो सिंपल सी बात है, कोएफिशिएंट कम्स इन पावर व्हेन इट इज एन एलिमेंटरी रिएक्शन, बट दे डू नॉट कम इन पावर व्हेन इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है, और एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होता है, जो एक स्टेप में होता है। Why all collision between reactant molecule do not lead to chemical reaction? क्यों नहीं सारे टक्कर प्रोडक्ट बना देते हैं मेरे भाई। इसमें तो इंडियन एक्सपर्ट है भाई, टक्कर में एक्सपर्ट है। आप सोच सकते हो, इसीलिए तो पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है। इंडियन से ज़्यादा एक्सपर्ट कौन है टक्कर में? तो क्या सारे टक्कर प्रोडक्ट बना देते हैं? नहीं। तो जो टकराव होता है, जो कोलिजन होता है, उसके लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उस कोलिजन की एनर्जी, और दूसरा उसका ओरिएंटेशन, उसका डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, जो एनर्जी के साथ वो कोलाइड करेंगे उसे कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा दूसरा उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उनका कोलिजन कैसे हो रहा है, ये चीज़। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डू नॉट लीड टू केमिकल रिएक्शन बिकॉज, ये देखिए बिकॉज वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल नीड टू पोजेस सर्टेन एनर्जी विच इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तब तो अच्छी बात है, ऑफ द मॉलिक्यूल नीडेड फॉर द रिएक्शन टू अकर एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। कोलिजन होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए। अब आपको बिस्किट खाना है, बिस्किट यहाँ वहाँ लगा रहे हो, समझ रहे हो, कैसे बिस्किट जाएगा? बिस्किट को जाना कहाँ है, यहाँ, तो सही जगह से जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? जी हाँ। व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन? मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा ये पिछली वाली चीजों में, कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी एनर्जी है और अगर ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है, तब कोलिजन प्रोडक्ट बना देगा। बट बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, किसी किसी में एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, और किसी किसी में तो ओरिएंटेशन भी सही नहीं होता। तो ओवरऑल दोनों फैक्टर परफेक्ट होना बहुत मुश्किल है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी एमएचटी, सीईटी, नीट, जेई की परीक्षाएं होती हैं, उसमें रेगुलरिटी चाहिए होती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, प्लस प्रॉपर टेस्ट और प्रॉपर आपका मेंटर होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें प्रॉपर होती हैं तब कहीं जाके रिजल्ट आता है। ठीक उसी तरह से जब कोलिजन में ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा और उसके पास एनर्जी होगी, तभी वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा और वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इसे मैं एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, एकदम मस्त तरीके से आपको समझेगा। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट की है, यहाँ से यहाँ पे, और ये टीएस है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए, ये, जी हाँ, ये एनर्जी किसकी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, हाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन लिया है। अब ये देखिए, ये जो एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, इसी को कहते हैं। मतलब जी एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रीच टीएस, या फिर टू क्रॉस द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। इसी टीएस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी टीएस को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। आया आपको समझ में?
इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अगर उतनी एनर्जी मिल जाए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन टू अकर द कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट possess minimum kinetic energy. This minimum kinetic energy is called as what? Activation energy. Easy teasy. No, 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 no. What are the unit for rate constant of zero order and second order reaction if time expressed in second and concentration in mole per liter? Simple. A का यूनिट क्या होगा? मोल रेस टू 1 माइनस एन, लीटर रेस टू n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। गाँव जानता है बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। दिस इज व्हाट? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो? 1 माइनस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। आप रख दीजिए n की वैल्यू यहाँ पे 1। इज दैट क्लियर? ओ ओ ओ ओ जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इन सबके ऊपर ये जो लास्ट वाली लाइन है थोड़ी गड़बड़ है, उन लोगों ने यूनिट पूछा है, तो हम ऐसे लिखेंगे k इज इक्वल टू मोल रेस टू 1 माइनस एन, लीटर रेस टू n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। बोला है n इज इक्वल टू जीरो रख दो, n इज इक्वल टू क्या रख दो? जीरो। तो हम लोग रख देते हैं। तो k इज इक्वल टू वॉट? मोल रेस टू 1, लीटर रेस टू माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट हो गई? जी हाँ, ये हो गई जीरो ऑर्डर के लिए। चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते हैं। n इज इक्वल टू 1, तो n 1 रख दीजिए, मोल रेस टू जीरो आ जाएगा, लीटर रेस टू भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, सेकेंड इनवर्स। तो k की यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। जी हाँ, ये किसके लिए हो गई? फर्स्ट ऑर्डर। सर लेकिन उसने तो सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछा। अरे n का वैल्यू 2 रख दो ना भैया, n का वैल्यू क्या रख दो? 2। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1। तो k इज इक्वल टू मोल रेस टू माइनस 1, लीटर 2 माइनस 1 दैट इज लीटर, और ये सेकेंड। तो ये था जीरो ऑर्डर, ये था फर्स्ट ऑर्डर, और ये था सेकेंड ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया। जब बता ही रहे हैं जीरो और सेकेंड का, तो क्यों ना फर्स्ट भी बता दे, ताकि हमारे बच्चों को आसानी हो जाए। राइट दी आर्हीनियस इक्वेशन, राइट दी आर्हीनियस इक्वेशन, एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन इट। यहाँ पे देखिए लिखा है k इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये अब इसमें जो k है वो सब जानते हैं। k इज कॉल्ड एज स्पीड कांस्टेंट, k को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। और a को क्या कहते हैं? a को आर्हीनियस कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्हीनियस कांस्टेंट, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्यों प्री एक्सपोनेंशियल? ये देख रहे हो, ये पूरा एक्सपोनेंशियल है, ये पूरा क्या है? एक्सपोनेंशियल, और उसके पहले और मल्टीप्लाइड है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लाइड होने की वजह से फैक्टर, और इसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। हालांकि इतना सफिशिएंट है कि ये इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी। ये को हम कहते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? जी हाँ, यूजीसी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं खेला को। व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? अब इसे भी समझाते हैं। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, वो 3 स्टेप में हो रहा है। कितने स्टेप में हो रहा है? 3 स्टेप में। मान लीजिए उसका जो पहला स्टेप है वो 5 मिनट में हो जा रहा है, लेकिन जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप है वो 60 मिनट ले रहा है, और जो तीसरा स्टेप है वो भी कुछ 8 मिनट में हो जा रहा है। तो पहला स्टेप 5 मिनट, दूसरा स्टेप 60 मिनट, 5, 60 और फिर 8, तो 68 प्लस 5, 73 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा स्टेप ले रहा है बच्चों? जी हाँ, मिडिल वाला 60 मिनट। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों बताइए? अगर 5 मिनट वाले को मैं 3 मिनट कर दूं, 5 मिनट वाले को मैं क्या कर दूं? 3 मिनट, तो हमारे रिएक्शन में सिर्फ 2 मिनट का कमी होगा, जो कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाएगा। कैसे? 60 प्लस 5 इज 65 प्लस 8 हाउ मच? 73। तो 73 में 2 मिनट कम करोगे तो 71 मिनट में ही रिएक्शन होगा। मान लीजिए 8 मिनट वाला जो है,
8 मिनट वाला वो 5 मिनट में होता है, तो रिएक्शन कितने टाइम में होगा? 5 + 60 + 5 70 मिनट्स में, तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 60 मिनट वाला रिएक्शन बच्चों अगर 20 मिनट्स में हो जाए तब, तो 20 + 5 25, 25 + 8 33 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना। तो रिएक्शन का जो पूरा टाइम ऑफ स्पैन है, मतलब जो पूरा टाइम ले रहा है, वो किसके लिए ले रहा है? जी हाँ, सबसे छोटे वाले, सबसे धीरे वाले स्टेप के लिए, समझ में? और उसी के ऊपर पूरे रिएक्शन का स्टेप डिपेंड करता है, इसीलिए उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। When chemical reactions occur in a series of steps, one of the step is slower than all the other steps. Such slowest step in the reaction is called as rate determining step. Write the relationship between rate constant and half life of the first order and zero order reaction. तो ये देखिए रिलेशन है, ये हमारा रेट कांस्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। और ये क्या है? ये है हाफ लाइफ। तो पहला वाला फॉर्मूला किसके लिए? आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर। और दूसरा वाला किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या है? 0.693 अपॉन के, और यहाँ पे टी हाफ आप देख सकते हैं ए नॉट अपॉन 2 के। पहले वाले में अगर आप देखें तो हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। मतलब जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर का, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है। क्या करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हाफ लाइफ ज़्यादा होगी अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओ ये क्वेश्चन क्या है? हाउ डू द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन चेंज विथ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट? सर इसका तो ढासू एक्सप्लेनेशन अभी आपने दिया, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, मुझे पता था। राइट द फॉलोइंग इन ब्रीफ, हाउ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड। देखिए इंस्टेंटेनियस के लिए क्या है, आपको किस टाइम पे जाना है, पहले वो टाइम डिसाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको एकदम मस्त वाला मेथड बताता हूँ। मान लीजिए आपको इस टाइम पे रेट जानना है, तो आप इस टाइम को सिलेक्ट कर लीजिए और एक कर्व से एक पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और ये टैंजेंट यहाँ पे जहाँ पे कट करता है उसका स्लोप ढूंढ लीजिए। दैट इज टैन थीटा। दैट इज टैन थीटा। आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। सर ये इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? मान लीजिए रिएक्शन 11 से 12 बजे के बीच में और आपको एग्जैक्ट 11:30 के टाइम का रेट चाहिए, तो उसे कहते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये किसके लिए है? ये ग्राफ किसके लिए? जी हाँ, ये ग्राफ है रिएक्टेंट के लिए। और ये किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए भी वैसे टाइम डिसाइड करिए लाइन और इस पे फिर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और एंगल मेड विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ले लीजिए। बट ये ग्राफ किसके लिए? जी हाँ, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, इसी चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आया समझ में? वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ये लाइन को ऐसे सिलेक्ट किए हैं, फिर ये यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पे कट करेगा, वो दूसरा मेथड भी है, बट रहने दीजिए वो। यहाँ पे फिलहाल हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा है, पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। To determine the instantaneous rate of a reaction, progress of a reaction is followed by measuring the concentration of a reactant or product for a different time interval. The concentration of reactant or product plotted against time, मतलब वही इसका ग्राफ प्लॉट किया गया। आगे क्या बोलता है? A tangent in drawn, जैसे मैंने आपको बोला, at time t1 that gives the rate of the reaction. The slope thus obtained gives us the instantaneous rate of the reaction at time t1. डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, वही कंटिन्यू है। तो देखिए इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। नेक्स्ट, फॉर रिएक्शन ए टू बी, मान लीजिए ए से बी बन रहा है, तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आप क्या लिखेंगे? डी बाय डी टी लिखेंगे। बराबर। सर यहाँ पे डेल ऑफ ए अपॉन डेल ऑफ टी क्यों नहीं ले गया? क्योंकि ये जो डेल है ना, ये डेल्टा, ये कब यूज होता है? जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है।
टाइम इंटरवल क्या होता है, बड़ा होता है। और जब आप टाइम को छोटा कर दो, लिमिट t टेंडिंग टू 0, जब टाइम छोटा हो जाएगा तो आपको रेट मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो इसीलिए देखिए d बाई डी टी लगा है यहाँ पे माइनस क्यू, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। ठीक उसी तरह से b के लिए कैसे करोगे, dv बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, मीन्स जो b है वो प्रोडक्ट है। आगे देखिए इंस्टेंटेनियस रेट आपको इन दोनों से मिल जाएगा। आई बात समझ में? डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप सब जानते हैं ऑर्डर कैसे आता है, एक्सपेरिमेंट से। कोई भी माइकल लाल रिएक्शन को देख के ये नहीं बता सकता कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। आया सबको समझ में? आगे देखिए, और मॉलिक्यूलरिटी तो क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, एकदम सिंपल, कोएफिशिएंट को रिएक्टेंट के ऐड कर देना। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट दैट अपीयर इन अ रेट इक्वेशन। मतलब जैसे R इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू 1 है एंड बी रेस टू 2 है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। समझ में? और यहाँ पे क्या करना है, कोएफिशिएंट को ऐड कर देना है, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री। मान लीजिए ये ऐसे है, ए प्लस बी बी इज गिविंग व्हाट, सी प्लस डी। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, जी हाँ, ए प्लस सी। सिंपल। इट मे बी एन इंटीजर, फ्रैक्शन, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा एक इंटीजर ही होगा। 1 2 3 ऐसे। ये कभी 0.5 नहीं आएगा, ये कभी -1 नहीं आएगा। आ रहा है सबको समझ में? इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब इसको केमिकल रिएक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। क्यों? क्योंकि ये कोएफिशिएंट का सम है। किसका सम है? कोएफिशिएंट का। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, NO प्लस Cl2 गिव्स NOCl गैस। फिर दूसरा स्टेप क्या है, NOCl2 गैस प्लस NO गिव्स व्हाट, 2NOCl। राइट दी ओवरऑल रिएक्शन। तो सबसे पहले आप कॉमन चीज़ों को कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल कर दिया आपने, अब आपको क्या मिलने वाला है वो लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2NO। सर 2 कैसे हो गया? अरे मेरे भाई, एक इधर है और एक इधर है, तो 2NO हो गया, प्लस Cl2 गिव्स व्हाट, 2NOCl। नो डाउट इसका स्टेट भी आपको मेंशन करना है। ये गैस है, ये गैस है, और ये भी क्या है, हो गया। तो हमारा पहला हो गया। दूसरा, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए बहुत ढासू ट्रिक दी थी, जो रिएक्शन के राइट साइड में होगा और उसके बाद वाले रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। है सबको समझ में? तो यहाँ पे कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो? सर वो NOCl2 है, NOCl2 है। आगे देखिए, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप। तो पहले वाले स्टेप में कोएफिशिएंट को ऐड कीजिए। चलिए मैं आपको कोएफिशिएंट दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो पहले वाले का कितना हो गया, 2। इसका कितना, 1, इसका भी 1, तो दूसरे वाले का भी। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही आसान था ये। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तो हमने बहुत पहले मतलब अपने डेरिवेशन में किया हुआ है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन ET होगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर t जो है वो t हाफ हो जाएगा, तो AT जो है वो हो जाएगा A0 अपॉन 2। इसकी वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया टी हाफ, और यहाँ पे AT के जगह पे क्या लिख दिया, A0 अपॉन A0/2। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, जब हाफ लाइफ का टाइम आता है तो रिएक्टेंट का आधा अमाउंट कंज्यूम हो जाता है और आधा ही बचा होता है। और AT क्या है, A आफ्टर टाइम T है, मतलब बचा हुआ है, जो कि इनिशियल का क्या होगा, आधा। इनिशियल क्या है, A0 नॉट मतलब क्या, जब T 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो उस अमाउंट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब देखिए इधर, तो मैंने ये रख दिया, तो यहाँ पे T हाफ आ गया, और ये log ऑफ 2, और log ऑफ 2 आप सब जानते हो 0.3010 होता है। तो 0.3010 इंटू 2.303 अपॉन T हाफ इज इक्वल टू के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के इज इक्वल टू टी हाफ। सर के को मैंने इधर लिया और टी हाफ को इधर लिया।
आई होप आपको समझ में आ गया हो। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई, इन्होंने इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखा और फिर टी हाफ को इधर लिया और के को इधर लिया। ये देखिए, तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन, किसका? हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट का। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, पूछा गया है हाउ विल यू रिप्रेजेंट जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली। तो जीरोथ ऑर्डर क्या होता है? ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू ए टी। अब इसी का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो देखो इसको कैसे लिखूंगा मैं, ए नॉट इज इक्वल टू ए टी प्लस ए टी। ओके, तो ये हो गया y, ये हो गया mx और ये हो गया c। जी c यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये देखिए, रुकिए दूसरा कलर लेते हैं। ये देखिए ये क्या हो गया बच्चों? जी हाँ, ये c हो गया। आया सबको समझ में? दैट इज 80। यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे? a नॉट, ये हो गया आपका y, और यहाँ पे ये क्या है? आया समझ में? ये वाला एक्सप्रेशन हमने यूज किया। आई होप आपको ये समझा। ठीक है, चलिए वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको इजी तरीके से बता दिया। अब ये क्या है? अब इस ग्राफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इसे रहने दीजिए फिलहाल। तो ये देखिए, व्हाट आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, नाम में ही देख रहे हो सूडो है, सूडो मतलब झूठा मेरे भाई। मतलब हमें लगता है कि जो रिएक्शन है वो किसी और ऑर्डर का होगा, बट वो निकलता है फर्स्ट ऑर्डर का। जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मतलब वी एक्सपेक्ट रिएक्शन टू बी ऑफ हायर ऑर्डर बट वी फाउंड इट ऑफ लोअर ऑर्डर। मतलब हम सोचते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर कुछ और होगा, बट मिलता हमें फर्स्ट ऑर्डर है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया? चलिए आगे का देखते हैं। ये देखिए, एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो देखिए, कंसीडर हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे CH3CO थ्राइस प्लस H2O लिक्विड गिव CH3COH प्लस CH3OH। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या है? जी हाँ, ये है एस्टर। और एस्टर का हमने क्या किया? हाइड्रोलिसिस, जिसमें ये वाटर जो होता है ना, ये वाटर होता है एक्सेस में। एक्सेस में मतलब जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, वो 31 दिसंबर को समंदर से एक केन में पानी भर के लेके आता है और मुझे कहता है, ए यश तुझे पता है क्या, मैंने तो समंदर का पानी ही कम कर दिया। तो मैंने बोला, वाह मेरे दोस्त, तू कितना टैलेंटेड है, लेकिन किसी से मत कहना कि तू मेरा दोस्त है। आया होगा आपको बात समझ में कि जो एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन है, एस्टर का जो अमाउंट है, उसके सामने पानी बहुत ज़्यादा है। कोई एक टब पानी निकाल के कैसे समंदर का पानी कम कर सकता है मेरे दोस्त? समझ में आया? तो जो वाटर है एस्टर के सामने वो बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम कांस्टेंट लेंगे। उसे क्या लेंगे हम? कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर का अमाउंट जो है उसे के डबल डैश लिया गया है, क्योंकि ये के डैश क्या है? हमारा रेट कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर पे। तो के डैश इंटू के डबल डैश विल गिव अ न्यू कांस्टेंट दैट इज के। ये देखिए, ठीक है। द रिएक्शन इज दस फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ से अब वाटर गायब हो जाएगा। आया सबको समझ में? तो अगर आप पहला स्टेप अगर आप देखते तो आपको क्या लगता कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए था। क्यों? H2O का पावर 1, H2O का पावर 1, एस्टर का पावर 1, दोनों मिला के कितना? 2, बट मिला क्या? एस्टर का पावर सिर्फ 1 कॉन्सेंट्रेशन का। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट। चलिए मैंने आपको पहली बार भी बताया था, ये अभी वापस बता देता हूँ। दूसरा, पहले तो उनके पास कितनी एनर्जी है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, शॉर्ट में लिखते हैं ये। और दूसरा क्या है? उनका ओरिएंटेशन, मतलब कोलिजन का साइट। ठीक है, तो देखिए, द रिक्वायरमेंट फॉर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज एज फॉलो। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी, मैं अब भी आपको बता चुका हूँ कि वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को लगती है। और दूसरा उसका ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के लिए आगे कुछ चित्र है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें तो आपको पता है ए जो है, ए वो प्रोडक्ट बना रहा है ए बी के साथ। ए किसके साथ प्रोडक्ट बना रहा है? बी के साथ।
मतलब ए जब बी के साथ कोलाइड होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्यान से, जो ए है वो किसके साथ कोलाइड हो रहा है? जी हाँ, सी के साथ। तो इसमें प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। आया सबको समझ में? और अगर दूसरा केस देखें तो इसमें ए का जो कोलिजन है वो बी के साथ ही हो रहा है, तो ये देखिए प्रोडक्ट बन गया। तो जो मैंने बोला आपको उसी को यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा गया है। सर अंग्रेजी तो मुझे भी आती है, टम टमाटम टम टमाटर खाएं हम, अंग्रेज का बच्चा क्या जाने अंग्रेजी जाने हम। वाह वेरी नाइस। किसी के सामने बोलना मत, ये समझ में आया? देखो यहाँ पे तो ये ए और ये बी मिलके क्या बना दिए? ए बी। और इस ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नो डाउट। आखिर में एक्टिवेशन एनर्जी भी तो एक क्राइटेरिया है। क्या लिखा गया है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू लीड टू प्रोडक्ट? वही पढ़ रहे हैं हम लोग। एक तीसरा क्राइटेरिया आ गया, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये बैरियर है, ये इस पे से छलांग लगा के जाना चाहिए। कौन? जी हाँ, रिएक्टेंट। अगर वो छलांग लगा के चला गया तब तो काम हो गया। तो देखिए क्या लिखा है, ए प्लस सी बी गिव्स व्हाट? ए बी प्लस सी। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ अ कोलिजन अ न्यू बॉन्ड AB develops and at the same time the bond CB breaks. An activation complex is formed in which three atoms are weakly connected together. यहाँ पे देख रहे हो, ये जो B है ये A के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है और C के साथ जुदा होने की कोशिश कर रहा है। जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं बाकी है। गाना मत गाओ, ध्यान दो। जो बी है वो सी से दूर हो रहा है और ए के पास आ रहा है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच बॉन्ड बन गया और सी का बॉन्ड जुदा हो गया। समझ में आया? तो ऐसा करने के लिए टू अटेन दिस कॉन्फ़िगरेशन ए बी सी एटम्स नीड टू गेन एनर्जी विच कम्स फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। फिर वही बात, एक्टिवेशन एनर्जी। द एनर्जी बैरियर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज शोन इन दी डायग्राम। आप चित्र देख रहे हो, रिएक्टेंट को कैसे भी करके यहाँ तक पहुँचना है। समझ में आया? और उसके बाद वो सारे किधर लुढ़क जाने चाहिए? राइट हैंड साइड, तभी प्रोडक्ट बनेगा मेरे भाई, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नीड टू क्लाइंब अप एंड ओवरकम द एनर्जी बैरियर बिफोर दे कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऑब्वियसली जंप करना होगा। द हाइट ऑफ द बैरियर इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। Thus, the reactant molecule transform into product only if they possess energy equal or greater than activation energy. सर ये तो कैसेट आपने पहले ही बजा दिया है सर। जी हाँ प्यारे बच्चों, ओनली इसीलिए लिखा गया यहाँ पे ओनली फ्यू कोलिजन लीड्स टू प्रोडक्ट। आई बात समझ में? जी हाँ, बट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वी इंडियंस आर एक्सीलेंट इन दिस। कोलिजन में हमें कनाडा वाले भी बुलाते हैं, ओ इंडियन आ जाओ यार, कनाडा आ जाओ, गड्डी शड्डी चलाओ यहाँ पे। समझ में आ रहा है? क्योंकि कनाडा का जो पॉपुलेशन है वो कम होते जा रहा है। वहाँ पे एवरेज रेट में, एज रेट में अगर आप देखो तो बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई है। सर ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया आपने, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस। मेरे ख्याल से जो समय है वो ज़्यादा हो रहा है बच्चों, तो हम एक काम करते हैं, अपने जो एपिसोड है उसे आज को यहीं पे स्टॉप करते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है ये अगले एपिसोड में लेके आएंगे। तब तक आप ब्रेक लीजिए, अपने घरों में जाइए। जी हाँ, अपने ही घरों में जाना, किसी और के घरों में मत चले जाना। समझ में आया? तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कुछ भी इधर उधर का दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट भी करें। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।